हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। समय हो चुका है शाम के 8 और अभी शुरू होने वाला है बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए जो है इंग्लिश और हिंदी का वैसे प्रश्न जिसको हम क्वालिफाइंग पेपर के नाम से जानते हैं। आज के इस प्रश्न में, आज के इस सेशंस में हम कुल मिलाकर के फिर से 30 क्वेश्चंस रखेंगे। 30 नंबर्स में से 9 नंबर क्वालिफाई करना है आपको एग्जामिनेशंस में। पहले यहाँ पर क्वालिफाई हो जाइए, वहाँ पर क्वालिफाई ऑटोमेटिक आसानी से पूर्वक हो जाइएगा। शुरुआत करेंगे लैंग्वेज 1 में। इंग्लिश 1 से 8 नंबर प्रश्न है। जो पहला प्रश्न होगा वो आर्टिकल से संबंधित है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, पहला प्रश्न लिखा गया है कि मिस्टर ओबामा इज डैश यूरोपियन, चूज द करेक्ट आर्टिकल। निम्नलिखित में से आप क्या भरिएगा? आप लोग कमेंट करना शुरू कीजिए। ए एन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर नॉन ऑफ द एबव। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको ई दिखाई देने से वो एन का प्रयोग कर रहे होंगे, जो कि गलत है। ई दिखाई देने से एन का प्रयोग मत कर दीजिएगा, बल्कि यूरोपियन हो जाने से मतलब ये नहीं कि ई जो है कॉन्सोनेंट यानी कि वॉवेल्स हैं, तो वॉवेल्स आ जाने से सिर्फ नहीं होता है, इसको आपको हिंदी में लिखने पड़ते हैं। अगर हिंदी का भी अगर उच्चारण अगर स्वर के साथ होता है तब जाकर के उसके सामने एन का प्रयोग होते हैं। तो यूरोपियन को जब हम लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा यूरोपियन। अब आप देखिएगा, यूरोपियन लिखने के बाद में ये य हो जा रहा है। यह होने का वजह ही दोस्तों है कि ये ई होते हुए भी यह हो रहा है, व्यंजन वर्ण वाले इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मिस्टर ओबामा इज डैश यूरोपियन, चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसमें ए का प्रयोग करेंगे, एन भूल कर भी आप मत फील कीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि विच इज नॉन एज अ मॉडल वर्ब इन गिवन बिलो। निम्नलिखित में से किसको जो है हम लोग मॉडल वर्ब के अंतर्गत जानेंगे? कैन, कुड, मे, मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। याद रखिएगा, बहुत ही मस्त प्रश्न है कि विच इज नॉन एज अ मॉडल वर्ब इन अ गिवन। दोस्तों, उपरयुक्त जो प्रश्न है उसको एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा। जैसे कि आपको एसडीएम कह दे कि एसडीएम के आगे ए एन में से क्या प्रयोग करिएगा, तो यहाँ पर जैसे व्यंजन आपको दिखाई दे रहा है कॉन्सोनेंट, लेकिन जब इसको लिखिएगा तो एसडीएम होता है, यानी कि ए और ई में से आ जाता है, इसलिए एन का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से ई रहने से नहीं होगा, ए ई आई ओ यू रहने से नहीं होता है, बल्कि उसका उच्चारण जो है दोनों में स्वर होनी चाहिए, एक में अंग्रेजी के अनुसार वॉवेल, दूसरे में, तब जाकर के कीजिएगा। किसी भी प्रकार के अप डाउन्स अगर नॉलेज अगर पूरा ज़्यादा लेना चाहते हो तो किसी किताब को निकाल कर बढ़िया से पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि कमेंट करना शुरू कर दीजिए, रॉन्ग इसको समझने लगिएगा, गलत कर लीजिएगा आप ऐसा करेंगे तो। विच इज नॉन एज अ मॉडल वर्ब इन गिवन बिलो। निम्नलिखित में से कौन जो है मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाएगा? कैन, कुड, मे, मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है कि कैन है, कुड है, मे, ये तीनों के तीनों जो है मॉडल वर्ब के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी आंसर डी क्या है तो कमेंट कर सकते हैं आप, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर और आपका सही हो जाता है। दोस्तों, अब आपको हमको कमेंट करके बता देना है कि बता दीजिएगा कि इंग्लिश में मॉडल वर्ब की संख्या कुल कितनी होती है। अगर आपको पता है दोस्तों तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि अंग्रेजी में मॉडल वर्ब की संख्या कितनी होती है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा ध्यान से। 13वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉस ऑफ ग्रेविटेशन, चूज द करेक्ट टेंस। यानी कि यह जो सेंटेंस दिया गया है, न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉस ऑफ द ग्रेविटेशन, यानी कहने का मतलब कि न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। यह जो प्रश्न है, यह जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया गया है, यह किस टेंस पर आधारित करके बनाया गया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। यदि दोस्तों आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो इसका आंसर सही हो जाएगा कि न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। यह जो है पास्ट सिंपल टेंस पर बनाया गया क्वेश्चंस है, यानी कि बनाया गया ट्रांसलेशंस है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही सेट या फिर किसी भी प्रकार के किसी सब्जेक्ट का ई बुक लेने के लिए जो नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है नंबर, व्हाट्सअप नंबर, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो प्रश्न आपके सामने है अगला चौथा नंबर की, द मस्ट एप्रोप्रिएटेड द एंटोनिम। याद रखिएगा, इसका एंटोनिम चुनना है ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो एनरिच, एनरिच का मतलब होता है दोस्तों, सबसे पहले तो इसका आंसर बताने से पहले इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। द मस्ट एप्रोप्रिएटेड एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, इसमें एनरिच का मतलब जो होता है दोस्तों वो बढ़ाना होता है। इस प्रकार से जो इसमें ऑप्शंस होगा उसका अर्थ बढ़ाना का विपरीत जो होता है हल्का करना होना चाहिए। तो दिए गए ऑप्शंस में
जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर डिप्लेट लिखा गया है, तो डिप्लेट का मतलब जो होता है दोस्तों, वह डिप्लेट का मतलब जो होता है हल्का करना होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एंटोनिम के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। दिखाई दे एलिजेंट, यहाँ पर देख लेंगे प्रश्न दिया गया है एलिजेंट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले एलिजेंट देख लेंगे, सेलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड साइनोनिम्स करना है, पर्यायवाची शब्द इसमें चुनना है। तो एलिजेंट का मतलब होता है रियल में कि खूबसूरत या फिर सुंदर होता है। तो इस प्रकार से फ्राइटफुल होता है, जॉयफुल होता है या फिर ग्रेसफुल होता है। तो उसी का दूसरा सेंस के रूप में ना एलिजेंट के लिए ग्रेसफुल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग ऑफ दिस सेंटेंस। कहता है कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। इसमें आपको क्वेश्चन टैग प्रयोग करना है। एम आई, इज आई या फिर वाज ही, मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है दोस्तों कि सबसे पहले आई एम योर, तो देखिएगा एम का जो है ना एमंट नहीं होता है, एम का आरंट क्वेश्चन टैग होता है। अगर निगेटिव है, अफर्मेटिव है तो निगेटिव कर दीजिए, तो एम को आर कर देते हैं। इस प्रकार से इसमें आरंट आई होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। नॉन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी ई इसका सही आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल को। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, निम्नलिखित में से जो है ये दिया गया जो ऑप्शंस है उसमें से आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चुनना है। कंस्ट्रक्शन लिखा गया जबकि कंस्ट्रक्शन होता है। रिपीटेशन देख लीजिएगा, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि रिपीटेशन जो लिखा गया है यह करेक्ट लिखा गया है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बी जो है मुझे सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन हो गए। 8वें के बाद अपना स्कोर जरूर आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि 8 प्रश्नों में कुल कितने सही हो रहे हैं। आई शैल हेल्प यू, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस। ये इसका मतलब जो है देख लीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है कि आई शैल हेल्प यू, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस। तो देखेंगे यहाँ पर आई शैल हेल्प यू, तो यू शैल होना चाहिए, तो यू विल होना चाहिए। यू हो जाएगा, यू के साथ विल होगा, हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा और यू विल बी हेल्प्ड होना चाहिए बी। देखिए तो किसी में आई विल हेल्प यू नहीं है, यू विल हेल्प्ड मी ये नहीं है, यू विल बीइंग हेल्प्ड बाई मी नहीं, बिल्कुल नहीं हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यू विल बी हेल्प्ड बाई मी, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से फिर से कोई आंसर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अब तक आप लोग कितने सही किए हैं इंग्लिश में आप जरूर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर देख लीजिए दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न हमने उपस्थित करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझ रहे होंगे। लैंग्वेज 2 में दिया गया हिंदी 8 से लेकर 9 से लेकर के 30 तक आपको देखना है। राष्ट्रभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्नलिखित में से वह कौन है जिसको हम और आप राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं? प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रभाषा है? तो राष्ट्रभाषा के लिए निम्नलिखित शर्त क्या है? सरकारी कामकाज की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, संविधान स्वीकृति भाषा को या बहुसंख्य देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। एक कन्फ्यूजनल क्वेश्चन आपके सामने है, तो याद रखेंगे राष्ट्रभाषा का मतलब होता है वहीं कि बहुसंख्य देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को ही हम लोग राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं, लेकिन सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाने वाली सरकारी भाषा को राजकीय भाषा के नाम से जानते हैं। तो हमारे देश का राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है, राजकीय भाषा हिंदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल सही है। प्रश्न है खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? प्रश्न आपके सामने है 10वां नंबर कि खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में किया गया है? अर्धमागधी, सौरसेनी के उत्तरी रूप में, मागधी के रूप में या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। 10वें का अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो सही आंसर है कि खड़ी बोली का उद्भव जो है अपभ्रंश के किस रूप में किया गया है? सौरसेनी के उत्तरी रूप में जो है खड़ी बोली के उद्भव किया गया है। 10वां का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर सुपर फास्ट जो है अभी फिलहाल क्वालिफाई पेपर जो है मैथ, इंग्लिश और हिंदी का, उसमें से 30 में कितने सही हो रहे हैं? यहाँ पर अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो एग्जाम्स में जरूर क्वालिफाई कर जाइएगा। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दोस्तों ये प्रश्न आपके सामने बखूबी एक बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह किसका रूप है? विसर्ग है, संयुक्त व्यंजन है, महाप्राण है। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। 11 का अगर ऑप्शन नंबर आपने ए चुना है तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा।
कि अयोग्य वह जो होती है दोस्तों एक प्रकार का विसर्ग है और इसमें अन और अह का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। 12वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त शब्द निम्नलिखित में से कौन है? तो पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा? प्रिय महोदय, श्रीमान, आदरणीय, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है? तो देख लीजिएगा दोस्तों, अगर हम किसी अपरिचित को जो है संबोधित कर रहे हैं, अगर पत्र लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं हिंदी में, तो उनको प्रिय महोदय भी लिख सकते हैं, श्रीमान भी लिख सकते हैं, आदरणीय भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल, याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द संयोजन है जो विषम है, यानी कि मिलता जुलता नहीं है? रस्सी तद्भव है, लीची तुर्की है, सरकारी जो है वर्ड जो है वो फारसी है। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो दिए गए ऑप्शंस हैं वो देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से शब्दों का विषम संयोजन करना है। रस्सी तद्भव शब्द नहीं है, ये गलत मिलान किया गया है 13 का, लेकिन लीची तुर्की है और फिर फारसी जो है सरकारी वर्ड जो है यह भी फारसी है। याद रखिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के ये जो एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। आगे बढ़ते चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिएगा। कोई आदमी उसे मार रहा था। इस वाक्य में विशेषण को छांटिए। उसे, मार रहा या इनमें से कोई नहीं। तो कोई आदमी उसे मार रहा था, इसमें विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देख लीजिएगा, ऐसे तो रहा है हो जाता तो अलग बात है, लेकिन रहा जो है यहाँ पर क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी चुना है तो एक नंबर और आपका सही हो जाएगा। दोस्तों जाते जाते अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, यानी कि स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या क्वालिफाई कर पा जा रहे हैं आप? 15 नंबर कम से कम आपके आ जा रहे हैं और एग्जामिनेशंस में 9 नंबर ही मंगाने हैं, दोनों को मिला करके। 15 नंबर क्वेश्चन है। यह लड़का गवैया है। इस वाक्य में यह कैसा विशेषण है? यह लड़का क्या है? गवैया है। इसमें जो किस प्रकार का यह विशेषण का प्रयोग किया गया है, यह कैसा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक, सार्वनामिक, अनिश्चित संख्यावाचक? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। एक मतलब रियल में एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। एक लड़का गवैया है, यानी यह लड़का गवैया है। इस वाक्य में यह कैसा शब्द है? तो दोस्तों यह जो 15 नंबर को प्रयोग किया गया है, यह सार्वनामिक विशेषण है। यह वह तुम जो होता है, यह संज्ञा के बदले में प्रयोग किया गया है। यह सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में कौन सा अव्यय प्रयोग किया गया है? तो ये देख लेते हैं। अरे अभी जरा इधर तो इस वाक्य में किस प्रकार के जो है प्रयोग किया गया है अव्यय का? सही आंसर है विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। एक्सक्लामेशन मार्क्स जहां पर दिखाई दे देगा उसको बेहिचक आप जो है इस प्रकार की वर्ड जहां पर दिखाई दे ऐसा करके विस्मयादि के रूप में उसको टिक कर दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले वर्ड जो होते हैं दिए गए ऑप्शन में से, उनको यौगिक शब्द के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से वह कौन सा युग्म है जिसको आप सही के रूप में चुनेंगे? प्राण, प्राणों, दर्शन, दर्शनों, मुनि, मुनियों? उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो जो ऑप्शन सही किया गया है, तो देखिएगा, प्राण का प्राणों नहीं होता, दर्शन का दर्शनों नहीं होता है, लेकिन मुनि का मुनियों होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। आपने भी चुना है तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि तनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अगर तनुज में अगर आप चाहते हैं कि इसको हम लोग स्त्रीवाचक बना दें, तो अनुज में किस प्रकार के स्त्रीवाचक शब्द के लिए हम लोग किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज में क्या जोड़ देंगे अंत में कि वह जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अनुजा, यानी कि अनुज में आ जोड़ेंगे तो अनुजा हो जाता है। अनु में जा जोड़ते हैं तो होता है अनुजा में। अनुज में अ जोड़ेंगे तो ई आ हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर दिया नहीं है। और उम्मीद करिए कि 19 का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो अनुज में अगर हम लोग अ जोड़ते हैं, आ जोड़ते हैं तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 का बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुजा कर देंगे। आगे बढ़ते चलते हैं कि प्रति छवि के मेल से बने
बने शब्द का चयन कीजिए, यानी कि प्रति और छवि को मिला देने से कौन सा शब्द बनेगा। 20वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रति छवि बन जाएगा, यानी कि एक जो है चौ का आगमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भानुदय में, देखिएगा प्रश्न है कि भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम निम्नलिखित में से क्या है। यानी कि भानुदय जो ये शब्द है इसको आप लोग क्या बनाना चाहते हैं, अगर कौन सा संधि इसमें प्रयोग किया गया है भानुदय में, ये प्रश्न है। तो भानु प्लस उदय यानी कि उ और उ मिलकर के दुर्घव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि भाई बहन में कौन सा समास है। प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, भाई बहन में कौन सा समास है। तो 22वें का सही आंसर है कि भाई बहन में जो है दोस्तों वह 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसमें द्वंद्व समास है, दोनों की जो है साथ साथ लेकर के इसको चला जा रहा है, दोनों की महत्व है, इसीलिए इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 23वें नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, जवाब दीजिए। अगर तुम अपने व्यवहार से इतने डैश हो तो तुम्हें चिंता किस बात की है। या अगर तुम अपने व्यवहार से इतने डैश हो तो फिर तुम्हें चिंता किस बात की है। उचित, संतुष्ट, व्यवहारिक, यानी कहने का मतलब कि 23 नंबर क्वेश्चन में आपको भर देना है जिससे कि एक सार्थक शब्द, सार्थक जो है वाक्य बन जाए। अगर तुम अपने व्यवहार से इतने संतुष्ट हो, यानी कि कहने का मतलब इसमें फिर से हम लोग क्या भरेंगे, संतुष्ट। अगर तुम अपने व्यवहार से इतने संतुष्ट हो तो फिर चिंता की क्या बात है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं। प्रश्न आपके सामने है, जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसके बदले में एक शब्द में आप क्या कहेंगे। अंडन लिखा है, अपद्विज या फिर जरायुज के नाम से जाना जाता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर अगर आपने भी चुना है सी तो इसको सही आंसर हो जाएगा कि जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसको जरायुज के नाम से जाना जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देते चलिएगा। जिसके पास कुछ न हो क्या कहलाता है। जिसके पास कुछ न हो उसे निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। जिसके पास कुछ न हो उसे निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। अंकिचन कहते हैं और या फिर उरीन कहते हैं या निरामिस के नाम से जानते हैं। 25वें का अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। जिसके पास कुछ न हो उसको अकिंचन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है प्रश्न 26 नंबर, जो लोक में संभव न हो, जो लोक में संभव नहीं हो उसको आप एक शब्द में निम्नलिखित में से क्या कह सकते हैं। प्रश्न आपके सामने है, जो लोक में संभव न हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं। अगर आपने 26 का ऑप्शन नंबर चुना है बी तो उसको सही आंसर हम लोग कहेंगे अलौकिक। जो लोक में संभव नहीं हो उसको अलौकिक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जो कुछ भी करने के लिए निर्णय न ले सकता हो उसे क्या कहेंगे। प्रश्न आपके सामने है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। जो कुछ भी करने के लिए निर्णय न ले सकता हो उसे निम्नलिखित में से हम लोग किस रूप में जानेंगे। 27 का यदि आपने ऑप्शन नंबर ए किया है तो बिल्कुल इसका आंसर सही है, किंग कर्तव्य विमूढ़ के नाम से जानते हैं। प्रश्न है कि जो कुछ भी करने के लिए निर्णय न ले सकता हो उसको किंग कर्तव्य विमूढ़ के नाम से जानते हैं। 27 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते चलते दोस्तों 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ कि नाक का बाल होना निम्नलिखित में से इस मुहावरे का अर्थ क्या है। नाक का बाल होना इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। सुरक्षित होना, नाक का रोग होना, अत्यंत प्यारा होना, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो प्रश्न है कि नाक का बाल होना 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत प्यारा होना। नाक का बाल होना जो होता है वह अत्यंत प्यारा होना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि वह वकील हमारा मुकदमा सही ढंग से लड़ने की अपेक्षा हमें खेल खिला रहा है। प्रश्न को देखिएगा, वह वकील हमारा मुकदमा सही ढंग से लड़ने के लिए हमें खेल खिला रहा है। उसमें आपको रियल में वो क्या कर रहा है, इस वाक्य के बदले में आप क्या प्रयोग कर सकते हैं। परेशान कर रहा है, बहका रहा है, समय नष्ट कर रहा है, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। इसका बखूबी इसका सही आंसर है कि वह वकील हमारा मुकदमा सही ढंग से लड़ने की अपेक्षा हमें खेल खिला रहा है। इसका मतलब कि यह हमें परेशान कर रहा है, इसको एक शब्द में यही कह देंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 30 और अंतिम नंबर क्वेश्चन है दोस्त, देख लीजिएगा ध्यान से। भागते भूत की लंगोटी भली, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। याद रखेंगे, इसका अर्थ आपको चुन देना है। प्रश्न है कि भागते भूत की लंगोटी भली, इसका मतलब क्या होता है। जो मिल गया वही बहुत, नष्ट होते सामान को जितना बचा लिया जाए वही बहुत है, चोर को चाहे जैसे भी हो पकड़ो वही सही है। तो कहता है प्रश्न की भागते भूत की लंगोटी भली, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए इसका
इसका सही आंसर हो जाएगा जो मिल गया वही बहुत है। इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि आज 30 क्वेश्चनों में बहुत सारे लोगों ने जो है 20 के करीब आंसर तो मंगा ही दिए होंगे। तो उम्मीद करते हैं जितने आए होंगे उसका कमेंट जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद, मिलते हैं कल इसी समय।